कि मूर्ख ने समझाओ ता ज्ञान गांठ रो जाए और कोयलो हुए न उजड़ो सोमन साबुन लगाए। अर्थात अगर आप किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाते हो, उसको समझाने का प्रयास करते हो, तो वो मूर्ख तो मूर्ख ही रहता है। वो खुद तो समझेगा नहीं और आपको अपने स्तर तक लाकर आपको ही क्या कर देगा, गलत साबित कर देगा। जिस प्रकार से कोयले को अगर आप 100 मण साबुन लगा के भी अगर साफ करोगे, नहलाओगे, तो भी उसका रंग क्या है, सफेद नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से मूर्ख मूर्ख ही रहता है, वो कभी भी नहीं सुधर सकता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लकी में और शौर्य सीरीज में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का गौरवशाली इतिहास। आज की क्लास नंबर 9 रहेगी। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिसकी कहानी, पृथ्वीराज सम्राट की कहानी, उनकी प्रेम कहानियों के बारे में पढ़ेंगे और संयोजिता की इनसे कैसे क्या थी उनके बारे में पढ़ेंगे। और इनकी एक गलती के कारण राजस्थान का इतिहास का जो सूर्योदय वो एक अलग दिशा से हुआ, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ही भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं। लगा लीजिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं, भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें स्मरण करके हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट रिवीजन, 5 मिनट का क्या है, फटाफट रिवीजन। फटाफट रिवीजन क्या है, जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात। कल हमने क्या पढ़ा था, विग्रह चतुर्थ के बारे में पढ़ा। इनका कार्यकाल 1153 से 64 के समथिंग था। इन्हें उपनाम बिसलदेव रासो के नाम से, बिसलदेव चौहान के नाम से जाना जाते थे। इनकी उपाधि थी कवि बांधव की उपाधि थी। क्यों थी? ये एक नाटक लिखते थे, हरिकेली नाटक, जिसके अंदर महादेव और अर्जुन के मध्य जो संवाद हुआ था उसके बारे में इनका जिक्र है। इन्होंने कौन कौन से निर्माण करवाए थे? उन्होंने बिसलपुर झील का निर्माण, बांध का निर्माण, नगर का निर्माण, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसको तुड़वाकर यहाँ पर एक मस्जिद बना दी, जिसको वर्तमान में क्या 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाने जाते हैं। ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी? कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और ये दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद हमने पढ़ा था इनके दरबारी कवियों के बारे में। हमने पढ़ा था इनके दरबारी सोमदेव थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज लिखी थी। नरपत नाले थे, जिन्होंने बिसलदेव रासो लिखी थी। धर्मघोष थे, जिन्होंने पशु, जिनके कहने पर विग्रहराज ने पशु बलि पर क्या रोक लगा दी थी। उसके बाद इनको क्या मिली थी, दिल्ली दहेज के अंदर मिली थी। कैसे मिली थी? दिल्ली का क्या तोमर राजा था अंगपाल या बसंतपाल, उनकी बेटी देसला से इन्होंने शादी करी थी, उसको हराकर। उसके बाद इनको क्या मिली थी, दहेज में दिल्ली मिली थी। इसके बाद आते हैं अपर गांगदेव। इसके बाद में कौन आते हैं? अपर गांगदेव, जिनका कार्यकाल 64 से 65 एक साल तक ही रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इनके भाई ने क्या, जो पृथ्वीराज सेकंड थे, इन्होंने क्या करी थी, इनकी हत्या करके गद्दी हत्या ली थी। इसकी जानकारी हमें धोद के रूठी रानी मंदिर के अंदर एक शिलालेख है, वहां पर हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने पढ़ा था पृथ्वीराज सेकंड। इनका कार्यकाल 65 से 69 तक था। चौहानों का भ्रातृहंता कहलाने वाला प्रथम शासक था। अपर गांगदेव की इनने हत्या करती थी। इनकी जानकारी हमें कहाँ मिली थी? होशे का शिलालेख, धोधगढ़ और मेनाल का 67, 68 और 69 में हमें इनकी जानकारी मिलती है। हमें क्या, इसने भी क्या किया था, उसके बाद क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था, दिल्ली को जीत लिया था। दिल्ली को जीतने के बाद जो बसंत पाल थे, इन्होंने इसे मानसिद्धकारी एक हाथी क्या किया था, उपहार के अंदर भेंट में दिया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ललित विग्रहराज नाटक के अंदर मिलती है। उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, उसके अंदर हमने अजय राज पढ़ा था। उसके बाद अर्णोराज के 3 पुत्र थे, जगदेव विग्रहराज और सोमेश्वर चौहान। विग्रहराज ने 2 शादियां करी थी। उसके अंदर फर्स्ट जो वाइफ थी, उनके पृथ्वीराज सेकंड नाम के पुत्र हुए थे। और देसला या जो देसल देव थी, जो दिल्ली की राजकुमारी थी, उनसे इनके क्या हुए थे, अपर गांगदेव हुए थे। उसके बाद अपर गांगदेव को इन्होंने राजा बनाया था। इसको हराकर क्या बन गया, पृथ्वीराज सेकंड क्या बन गया, राजा। और इसका नाना कौन था? बसंत पाल। फिर बसंत पाल पर इसने आक्रमण किया, तब जाके इसने क्या किया था, एक हाथी भेंट किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था सोमेश्वर चौहान के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था सोमेश्वर चौहान के बारे में। इनका कार्यकाल 1169 से 77 तक था। इन्हें जय सिंह सिद्धराज, जो गुजरात के चालुक्य वंश थे, उनकी क्या थी, कंचना नाम की जो पुत्री थी, उनसे क्या हुआ था, इनका जो अर्णोराज था, इनका विवाह हुआ था। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को कहानी एक चार्ट के माध्यम से कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताई थी, इनका विवाह सोमेश्वर का विवाह कर्पूरी देवी से हुआ था, जो राजा अचला की पुत्री थी और वो त्रिपुरी के शासक थे। इनके 2 पुत्र हुए थे, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम वर्तमान में पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, और हरिराज। और कौन से थे? हरिराज।
इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इनके केमास नाम का मंत्री हुआ था जिन्हें अहित छत्रगढ़ का निर्माण करवाया था। इनको उपाधि प्राप्ति कौन से? प्रताप लंकेश्वर की इनको उपाधि प्राप्ति। इनके 5 शिलालेख हमें 4 स्थान से प्राप्त हुए हैं। लिखना मैंने आप लोगों को कल लिखाया था अमसदा, बिजोलिया, धोद और रेवासा। इसके बाद इन्होंने सिक्के चलाए थे, जो तांबे के सिक्के चलाए थे। एक तरफ इन्होंने श्री सोमेश्वर देव और एक तरफ इन्होंने आसावरी श्री सामंत देव लिखा था। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सोमेश्वर चौहान, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि इनकी मृत्यु की हुई भीमदेव सेकंड के, जो भीमदेव सेकंड थे गुजरात के, इनके समक्ष लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ये सारी बातें क्या थी? गलत थी, क्योंकि अजयपाल जो कुमारपाल के वंशज थे, उनके बाद क्या हो गया था, जो गुजरात का जो चालुक्य वंश था वो कमजोर हो गया था, इसलिए इनकी हत्या वैसे नहीं हो सकती। हाँ, वृद्ध होने के कारण या किसी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो सकती है। चलते हैं अब हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ओर बढ़ते हैं आगे। एक क्लास और आप सभी लोगों का स्वागत है। ध्यान से देखना, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो जो कथाएं, जो जो कहानियां आप लोगों ने सुन रखी हैं, उन सारी का जिक्र करता हूं। लगा लीजिए 11 नंबर का हमारा राजा पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जानते हैं। लगा लीजिए, करते हैं क्लास की शुरुआत। इनका कार्यकाल लिख लीजिए। सबसे पहले इनका कार्यकाल 1177, जब सोमेश्वर की मृत्यु के बाद इनका कार्यकाल 1177 से लेकर 1192 तक इनका कार्यकाल था। जब सोमेश्वर की मृत्यु हुई थी, ये तब कहां पर थे? अहिल पाटन गुजरात में। और जन्म भी कहां पर हुआ था? यहीं पे क्या हुआ था? इनका जन्म भी कहां पर हुआ था? अहिल पाटन गुजरात के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 11 मई। इनका जन्म 22 मई हुआ था। कब हुआ था? 22 मई सन 1166 में। 22 मई सन 1166 के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म। वो कहां पर हुआ था? वहीं पे हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, लिख लीजिए जानकारी के लिए, सोमेश्वर चौहान। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी, इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी। इनके भाई का नाम हरिराज। इनके घोड़े का नाम नाट्यरंबा, इनके घोड़े का नाम नाट्यरंबा। इनके पुत्र का नाम गोविंदराज। इनके सेनापति भी लिख लीजिए यहां पर, गोविंद राय। पहला सेनापति गोविंद राय। गोविंद राज अलग है, गोविंद राय अलग है। गोविंद राय। अश्व सिंह प्रताप सिंह, अश्व सिंह प्रताप सिंह और भुवन मल्ले। ये कहते इनके सेनापति थे। इनके मंत्री के बारे में लिख लीजिए, आगे निकाल के आगे वाले पेज पे लिख लीजिए इनके मंत्री महोदय। इनका मंत्री कौन था? वही कदम, जिसको जो सोमेश्वर चौहान के दरबार के अंदर भी था। इनका सांस्कृतिक मंत्री लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इनका सांस्कृतिक मंत्री, इनका सांस्कृतिक मंत्री वो कौन थे? पद्मनाभ। वो कौन थे? सांस्कृतिक मंत्री थे पद्मनाभ। इनके दरबारी कवियों के बारे में लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं इनकी कहानी की ओर। इनके दरबारी कौन थे? जनार्दन। नाम लिखना, जनार्दन वागीश्वर, नागेश्वर, विद्यापति गौड़, चंद्रप्रदाई,
चंद्रप्रधान जिन्होंने क्या लिखी थी, पृथ्वीराज रासो लिखी थी। जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। जयानक भट्ट, जयानक भट्ट इन्होंने कौन सी लिखी थी, पृथ्वीराज विजय। विजय कौन सी लिखी थी, पृथ्वीराज, इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। ये क्या थे, इनके दरबारी कवि थे। अब चलते हैं हम हमारे इनके महान महान जो युद्ध हुए थे, महान महान कार्यों की ओर, और इनकी कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लेके आते हैं ट्विस्ट, लेके आते हैं ट्विस्ट। देखो कहानी क्या है, इतिहास, इतिहास एक सिर्फ कहानियों का संग्रह है। आप अगर कहानी समझ में आने लग गई तो इतिहास आपकी मुट्ठी में होगा। लगा लीजिए इनके युद्ध अभियान, युद्ध, लगा लीजिए इनके युद्ध अभियान। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, उनके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। सन आती है 1182। सब कब आती है, 1182। वैसे तो इनके कार्यकाल में बहुत सारे आक्रमण हुए थे, लेकिन जो जो इतिहास के अंदर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताता हूँ। 1182 में क्या थी, बंडानक जाति थी, एक बंडानक जाति थी। इन्होंने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। तो इनके विद्रोह को क्या किया था, इन्होंने शांत किया था। सबसे पहले तो यही। उसके बाद आती है सन 1184 की बात। कौन सी, 1184 की बात। अब ये कौन सा है, आबू का युद्ध। ये कौन सा है, आबू का युद्ध। आप लोगों ने आज तक यही सुन रखा होगा कि आबू का युद्ध पृथ्वीराज, पृथ्वीराज और भीमदेव, भीमदेव सेकंड, ये कौन है, गुजरात, इनके मध्य लड़ा गया। बिल्कुल सही सुन रखा था। और इसके अंदर जीत किसकी हुई थी, पृथ्वीराज की, और हार किसकी हुई थी, भीमदेव सेकंड की हुई थी। लेकिन ये युद्ध में सिर्फ आपने ये सुन रखा था, इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे का कारण, इसका कारण आप लोगों ने जो सुन रखा है उसके बारे में बता रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई भी कारण नहीं था। आप लोगों ने कारण था कि जो भीमदेव था, भीमदेव ने पृथ्वीराज के पिता की युद्ध में हत्या कर दी थी। ये आप लोगों ने सुन रखा, जबकि ये सारी की सारी बात क्या है, झूठ है। भीमदेव सेकंड ने क्या की थी, पृथ्वीराज जो चौहान के जो सोमेश पिता थे, सोमेश्वर चौहान, उनकी हत्या नहीं करी थी। उनके बुढ़ापे के कारण कुछ ना कुछ हुआ है। इस युद्ध का कारण, मुख्य कारण ये था कि राजस्थान के अंदर जो दक्षिण से अगर कोई अगर शत्रु आक्रमण करेगा तो कहां से आएगा, आबू से आएगा। तो आबू को जीतना इसके लिए क्या हो गया था, महत्वपूर्ण हो गया था। यहाँ पर किसका कब्जा था, भीमदेव सेकंड का कब्जा था। इसलिए भीमदेव सेकंड को हराना और आबू पर कब्जा करके अपने जो साम्राज्य को क्या करना था, इनको सुदृढ़ करना था। इसलिए इन्होंने क्या किया था, भीमदेव सेकंड से आक्रमण करके इन पे विजय हासिल प्राप्त करी थी। अब चलते हैं हमारे जो मेन जो और युद्ध हुए थे उनके बारे में। सन आती है 1182। सन आती है 1182। कौन सा युद्ध हुआ था, महोबा का, महोबा या तुमुल का युद्ध हुआ था। महोबा या तुमुल का युद्ध, महोबा या तुमुल का युद्ध। ये किस किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, और इनके सामने थे, नीचे कर लेता हूं थोड़ा सा, इनके सामने थे परमरी देव चंदेल। इनके सामने थे परमरी देव चंदेल और इनके दो महान सेनापति, और इनके दो महान सेनापति, इनके दो महान सेनापति, जिनके कारण क्या चंदेलों का एक भविष्य अलग ही निर्धारित हो गया था। कौन थे, आला और उद्दल, ये कहते हैं दो इनके सेनापति थे। अब इनके मध्य युद्ध हुआ। अब ये युद्ध के अंदर विजय किसकी प्राप्त हुई थी,
पृथ्वीराज चौहान की और हार कौन गए थे? परमितदेव चंदेल। अब इस युद्ध के पीछे की कहानी बताता हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों ने सिर्फ इतिहास में इतना ही पढ़ा है कि इनके मध्य युद्ध हुआ था, लेकिन ये मध्य युद्ध हुआ था, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो उसकी तरफ लौटते हैं और चलता हूं आपको कहानी की ओर। पीछे की कहानी लगा लीजिए यहां पर, युद्ध के पीछे की कहानी और आला और उद्दल की वीरता, और इनकी वीरता के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो, थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं और इन पे युद्ध करने के कारण बताता हूं। हो सकता है 1181 के समथिंग की बात हो सकती है ये, इसके पीछे की कहानी बताता हूं मैं। एक बार क्या हुआ था, एक बार तो यहां तो दिल्ली थी, यहां पर दिल्ली है। इधर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पर मोहबा, जो चंदेलों की राजधानी थी। कहानी देखना और सुनने की और समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर कन्नौज, जिसमें किसका शासन था? जयचंद गढ़वाल का। जयचंद गढ़वाल का इस पर शासक था। एक बार क्या हुआ था, जो दिल्ली के सम्राट थे, जो क्या थे? पृथ्वीराज चौहान थे, जिसको तृतीय के नाम से, P3 के नाम से मैं अंकित कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया था? एक स्वयंवर हो रहा था, एक स्वयंवर हो रहा था। किसका स्वयंवर? पद्म सेन की पुत्री का, पद्म सेन की पुत्री का स्वयंवर, स्वयंवर हो रहा था पद्म सेन की पुत्री का। इसके अंदर कन्नौज के जो जयचंद गढ़वाल थे, ये भी इसको पाना चाहते थे, और पृथ्वीराज चौहान थे, ये भी इसको क्या करते थे? पाना चाहते थे। अब यहां पर जयचंद गढ़वाल भी पहुंचा, जयचंद भी पहुंचा, और यहां पर कौन आ गए थे? पृथ्वीराज भी आ गए। पृथ्वीराज उस समय महान या एक वीर योद्धा थे, जिनका सामना किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि इनका सामना कर सके। यहाँ पर जयचंद गढ़वाल की इन्होंने घनघोर बेइज्जती करी थी कि तू बुढ़ापे में यहाँ पर क्यों आया है, तेरा क्या काम है, तू जाके अपने परिवार को संभाल, ऐसा वैसा कर दिया। और तू अब अभी और तेरे मन में क्या लालसा रह गई, तू तो बूढ़ा हो गया है, 4-5 साल का ही मेहमान है और तू खत्म हो जाएगा, ऐसे वैसे करके इसकी यहाँ पर दरबार में क्या कर दी थी? बेइज्जती। और यहाँ से पद्म सेन की जो पुत्री को लेकर ये आ रहे थे, कहाँ? दिल्ली आ रहे थे। ये कहाँ आ रहे थे? दिल्ली। अब जब दिल्ली आ रहे थे, तब बीच में क्या आ गया? महोबा, और महोबा से होते हुए क्या दिल्ली आ रहे थे? नीचे से आ रहे थे, ऐसे मैंने आप लोगों को इधर बता दिया। अब ये जब महोबा पहुंचे, तब क्या हुआ? बीच के अंदर क्या किया? थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आ रहे थे, तब महोबा में क्या? तुर्क सेना ने आक्रमण कर दिया इन पे, तुर्कों ने आक्रमण किया। किस पे किया? पृथ्वीराज जो चौहान की सेना थी, इन्होंने आक्रमण किया। और ये दिन कौन सा है? ये दिन नहीं थी, ये क्या थी? रात थी। अब रात पर इन्होंने तुर्क सेना पर आक्रमण किया, तो तुर्कों तो इन्होंने क्या किया? तुर्कों को तो इन्होंने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। लेकिन रात होने के कारण क्या किया? ये रास्ता भूल गए, ये रास्ता भूल गए। और पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आज का डेरा क्या है, जहां पर हम खड़े हैं वहीं पे आप क्या करो? आज का डेरा लगा लो। प्रातः काल हम क्या करेंगे? दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो इन्होंने जहां पर खड़े थे, जो जहां पर खड़े थे वो कौन सी जगह थी? महोबा। और यहां पर इन्होंने क्या लगा लिया था? डेरा लगा लिया था। यहाँ पर तंबू वगैरह बांध लिए थे और यहीं पे क्या कर लगे थे? रहने लगे। अब जो महोबा का जो सेनापति था या जो रक्षक था, ये यहाँ आया और यहाँ आके पृथ्वीराज चौहान को इसने कहा कि आपको ये तंबू क्या करने पड़ेंगे? उखाड़ने पड़ेंगे, और ये जगह खाली करके अपने देश जाना पड़ेगा, अपने राज्य दिल्ली जाना पड़ेगा। पृथ्वीराज ने कहा तू मेरे को जानता नहीं, तू किसको बोल रहा है? तो किसको बोल रहा है ये जगह खाली करने के लिए? मेरे को जानता नहीं। रक्षक बोलता आप चाहे कोई भी हो, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने जो मालिक की सेवा करता हूँ, और इसलिए मेरा कर्तव्य है कि हमारी भूमि पर कोई भी अधिकार नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हो तो आप क्या दो? टैक्स दो, टैक्स दो। पहले तो ये हंसे, पहले तो ये हंसे, और जब हंसे उसके बाद कभी भी नहीं
हंसे। तो ये हंसे और इसके हंसने से क्या हुआ, इनके जो रक्षक थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु। मृत्यु क्यों हुई, इनको मौत के घाट पर उतार दिया कि मेरे को ज्ञान दे रहा था, ज्यादा मेरे को ज्ञान दे रहा था, इसलिए इसकी मौत के घाट पर उतार दिया। ये खबर कहाँ पहुंची, ये खबर पहुंची कन्नौज, सॉरी मोहबा। मोहबा का जो सुल्तान था वो कौन था, परमरी, इसके पास ये खबर पहुंची। अब इसके दरबार में कौन कौन थे उस वक्त जब ये खबर पहुंची, तब कौन कौन थे वहां पर मौजूद थे, परमरी देव और इसका एक जीजा था, इसका एक जीजा था, उसका नाम था माहिल, और ये उरई पर शासन करता था। ये भी यहाँ पर आया हुआ था जब और इस जीजा की जो नजर थी वो मोहबा पर थी। इसकी कुदृष्टि थी कि ये मोहबा को भी क्या करना चाह, हथियाना चाहता था, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि जो परमरी देव के जो सेनापति थे आला और उद्दल, इनसे सामने करने की हिम्मत किसकी थी, नहीं थी। जीजा, जो जीजा था माहिर, इसकी इनके सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अब जब यहाँ पर ये आए तो इन्होंने ये खबर सुनाई, तो इसने, माहिर ने क्या भड़का दिया था, इसको भड़का दिया था कि आपकी भूमि पर कोई पृथ्वीराज चौहान सम्राट हुआ तो हुआ, इसमें हमारा क्या करना है, सम्राट है तो अपनी जगह है, दिल्ली पर शासन करे, आपकी भूमि पर अवैध रूप से रहने का उसको कोई हक नहीं है। तो इसके एवज में तो इसने कहा कि अब क्या करना चाहे, तो क्या क्या करना चाहे, अलाउद्दीन को भेजो और वहां पर जो पृथ्वीराज ने जो शिविर लगा रखा है उस शिविर को क्या करो, वहां से उखड़ा दो। तब परमरी देव ने किसको बुलाया, उद्दल को बुलाया, उद्दल को अपने पास बुलाया, और उद्दल ने कहा, और उद्दल से कहा कि शिविर में जाओ और उन्हें वहां से हटा कर आओ। उद्दल क्या था, बुद्धिमान भी था थोड़ा। इस इसने जो चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी शौर्य की गाथा इसने सुन रखी थी, इसलिए इसने कहा कि महाराज, आप जो आपके जीजाजी है माहिल, इनकी बातों में आके आप ये निर्णय मत लीजिए, वो आज रात रात रहते हैं तो रहने दीजिए, हमारा कुछ भी उसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं है, सुबह होते ही वो अपने आप चले जाएंगे, हमें क्या है, जो पृथ्वीराज है इनसे बेड़ लेना नहीं चाहिए। ये किसने कहा था, उद्दल ने कहा था। लेकिन माहिल ने फिर भड़का दिया और कान भर दिए थे राजा के कि आपकी तो कोई सुनता ही नहीं है, आपकी तो कोई मानता ही नहीं है, कैसे सेनापति है। तो जब राजा का दबाव बनाया, और दबाव बनाने के कारण क्या चले गए थे, उद्दल, उद्दल कहाँ आ गए थे, पृथ्वीराज चौहान के शिविर में आ गए। तो वहां पर क्या कर दिया था, आक्रमण। यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था, उद्दल ने। देखो ध्यान से सुनना, अभी तो कहानी की ट्विस्ट क्या है। इन्होंने आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद क्या हुआ था, इन्होंने आक्रमण कर दिया, उसके बाद पृथ्वीराज ये तो जीत जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, इसमें हार हो जाती है। हार होने के बाद ये वापिस आए, वापिस आए तो ये नाराज हो गए महाराज से कि आप हमारी बात मानते नहीं हो, मैंने ये पहले भी कहा था कि पृथ्वीराज से बैर नहीं लेना चाहिए, अब उनसे खामों का शत्रुता मोड़ ले ली, और मैं आज तक हारा भी नहीं था, पृथ्वीराज चौहान के सामने मेरे को हार का सामना करना पड़ा, वो भी एक किसी नासमझ इंसान की जिद के कारण। ये कहकर आला और उद्दल दरबार छोड़ देते हैं, दरबार छोड़कर कन्नौज चले जाते हैं। ये यहाँ से दरबार छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, कन्नौज। और कन्नौज पर इस समय किसका शासक था, जयचंद, जयचंद गढ़वाल का शासन था कन्नौज पर। उसके बाद ये कन्नौज पर रहने लगे, रहते रहते एक दिन जब, अब उसका मंसूबा क्या था, जो उसका जीजा था, जीजा का क्या, माहिल जो उरई का शासक था, उसका मंसूबा था कि कन्नौज पर अधिकार कर ले। क्या, कन्नौज पर अधिकार। जब इसको पता चला कि आला और उद्दल चले गए तो इसने क्या किया, इसने, माहिल ने क्या किया, चुपके से पृथ्वीराज चौहान को क्या एक पत्र लिखा, और इस पत्र में लिखा कि अब आप कन्नौज पर आक्रमण करके आप उस रात जो आपका अपमान हुआ था उसका आप बदला ले लीजिए। और पृथ्वीराज को भी याद है कि हाँ उस रात, ये तो भूल गया था, लेकिन वापिस इस पत्र ने याद दिलवा दिया, और इनको पता था
कि हाँ भाई वो बदला तो लेना ही है। इसके लिए फिर पृथ्वीराज चौहान फौज के साथ कन्नौज की तरफ बढ़े। फौज के साथ, सॉरी कन्नौज में नहीं, ये कौन सा, महोबा। पृथ्वीराज चौहान फौज लेकर कहां बढ़े, महोबा। महोबा की तरफ बढ़े और महोबा की तरफ बढ़कर जब परमरी देव को इसका पता चला, तब यह घबरा गया था, क्योंकि यह पृथ्वीराज का क्या है, सामना नहीं कर सकता था। यह पृथ्वीराज का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए इसने क्या किया, संदेश भिजवाया कन्नौज और जयचंद को कहा कि मेरे आला और उद्दल को भेज दो, मैं बहुत मुसीबत में हूं। बहुत मुसीबत में हूं। ये पत्र कहां पर भेजा था, कन्नौज। और कन्नौज में जब जयचंद गढ़वाल को ये संदेश भेजा तो जयचंद गढ़वाल ने आला और उद्दल से कहा कि ऐसी ऐसी बात है तो आप जाओ। तब अब इसके बीच के अंदर, इससे पहले ही क्या हुआ था, इसमें कन्नौज का जो जयचंद गढ़वाल था, इसको भी क्या करना था, बदला लेना था। क्यों, क्योंकि इसने पद्म सेन की पुत्री से विवाह करना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसकी पुत्री को विवाह करके लेके आ गया था। इसको लगा कि ये अच्छा मौका है, ये क्या है, ये अच्छा मौका है उस हार का बदला लेने के लिए, हार का बदला लेने के लिए क्या है, अच्छा मौका। तब इसने क्या किया, आला उद्दल, तब ये आला उद्दल जयचंद गढ़वाल और इसके साथ कौन थे, परमरी देव। और एक तरफ कौन हो गए थे, पृथ्वीराज चौहान और इनके सेनापति कौन, प्रताप सिंह और अश्व सिंह। प्रताप सिंह और इनके मध्य घमासान युद्ध हुआ। इनके मध्य क्या हुआ था, घमासान। और इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि ये युद्ध ऐसा माना जाता है कि 5 से 7 दिन तक ये युद्ध चला था। अब इस युद्ध के अंदर चलते चलते ऐसा हुआ कि जो युद्ध के अंदर चलते चलते सामना हुआ उद्दल और चौहान का। इसके अंदर क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान उद्दल को मार डालता है और वीर गति प्राप्त हो जाते हैं उद्दल, वीर गति प्राप्त हो जाते हैं उद्दल। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ यही पता है कि ये युद्ध हुआ था, इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन आप लोगों को हकीकत नहीं पता। हकीकत क्या थी, ये मरने के बाद आला को पता चली कि उद्दल वीर गति को प्राप्त हो गया, तो आला आपा खो देता है, आला आपा खो देता है और ये अपने शत्रुओं को, जो भी सैनिक आ रहे थे उनको मारते हुए, सैनिकों को मारते हुए ये कहां पर आ गया था, पृथ्वीराज चौहान के सामने आया। और इनसे इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को इसने क्या किया था, बंदी बना लिया था, बंदी बनाकर रखा था। और ये कहां पर लेके जा रहा था, अपना जो देश था वहां लेके जा रहा था। कहां पर, महोबा ले जा रहा था। तब बीच के अंदर, बीच में रास्ते में, जब ये युद्ध क्षेत्र से बाहर जा रहे थे, रास्ते में क्या मिल गए थे इनको, गुरु गोरखनाथ। कौन मिल गए थे, गुरु गोरखनाथ मिल गए थे। और गुरु गोरखनाथ के कहने पर इन्होंने क्या किया था, जो आला थे इन्होंने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को वहां से रिहा किया था। पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, रिहा किया था। और रिहा करने के बाद पृथ्वीराज चौहान की ऐसी माना जाता है कि इनकी जीत हो जाती है और आला भी क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि आला और उद्दल ने अपने जीवन काल में कितने 52 युद्ध लड़े थे, कितने 52 युद्ध, लड़ाइयां
52 लड़ाइयां लड़ी थी और उनमें से क्या एक भी इन्होंने नहीं हारी थी। बस ये पृथ्वीराज चौहान जब आक्रमण किया था ये हारने नहीं चाहते थे, लेकिन क्या हुआ था, कुछ ऐसा ही कारण था जो हमें इतिहास के अंदर पढ़ाया जाता है। और पृथ्वीराज चौहान जब आक्रमण करने आया था, सबसे पहले इसने एक बात लिख लो, सबसे पहले इसने सिरसागढ़ पर क्या किया था, घेराबंदी करी थी। कौन सी? सिरसागढ़ पर सिरसागढ़ पर इन्होंने क्या की थी, घेराबंदी करी थी। उसके बाद क्या हुआ था, युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो ये थी जो चंदेलू पर जो आक्रमण हुआ था, जो नारायणा उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, सन 1182 में जो युद्ध हुआ था, उसके पीछे की कहानी यह है। अब चलते हैं जयचंद गढ़वाल की ओर। अब इसके अंदर जब ये पृथ्वीराज चौहान की जब जीत हो जाती है, जीत निश्चित हो जाती है, आला उद्दल और उसके साथ परमरी देव भी क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब जयचंद गढ़वाल वापिस भागकर कहाँ आ जाता है, कन्नौज आता। जब इस बात का पता किसको चला, इसकी पुत्री को, तो वो बड़ी खुश हुई। क्या हुई? बड़ी खुश हुई। खुश इसलिए हुई कि ऐसा कौन महान योद्धा है जिसने मेरे पिता को भी हरा दिया है। अगर वो महान योद्धा अगर पिताश्री का अगर दामाद बन जाए और मेरा अगर पति परमेश्वर बन जाए तो मेरी तो लाइफ सेट है। इसने अपने मन ही मन में पृथ्वीराज चौहान को क्या मान लिया था, पति मान लिया था। जब इसके बाद जब पति मारने के बाद, जब बहुत दिनों के बाद कन्नौज का जो शासक था जयचंद गढ़वाल, इसको जब इस बात के बारे में पता चला कि अब अच्छा मौका है कि पृथ्वीराज को बदला लेने का, तब इसने क्या किया था, इसकी पुत्री, जो पुत्री थी संयोजिता, इसका क्या किया था, इसने स्वयंवर रचा। अब स्वयंवर रचा तो इसके अंदर इसने सबको बुलाया था। यहां पर कौन बताए, जयचंद, और यहां पर अलग अलग आए राज्य से आए हुए लोग बैठे, और यह है इनके दरबार का मेन एंट्रेंस गेट। यह है इनके दरबार का क्या है, मेन एंट्रेंस गेट। अब जब गेट एंटर होता है तो एंटर होते ही यहां पर क्या लगवा दी थी, एक पृथ्वीराज की क्या लगवा दी थी, इन्होंने मूर्ति लगवा दी थी। पृथ्वीराज की क्या लगा दी थी, मूर्ति। और ये मूर्ति किसकी है, पृथ्वीराज चौहान की। जब स्वयंवर रचने की बात आई, उससे पहले संयोजिता ने अपने पिता को कहा कि अगर मैं शादी करूंगी तो किससे करूंगी, पृथ्वीराज चौहान से करूंगी, नहीं तो मैं क्या है, कुंवारी ही मर जाऊंगी। तो इसके पिता ने कहा चल चल, क्या कहा, चल चल वे, ज्यादा ज्ञान मत दे, ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं तेरी एक भी नहीं सुनने वाला हूं। जो भी स्वयंवर होगा, स्वयंवर के अंदर जो भी राजा आते हैं उनमें से किसी एक को पसंद कर लेना और उसके गले के अंदर क्या कर देना, वरमाला डाल देना। अब इसकी चिंता किसको होने लगी, संयोजिता को। और इधर पृथ्वीराज चौहान को तो पता ही नहीं था, पृथ्वीराज चौहान को पता ही नहीं था कि कोई मेरे को क्या है, पति भी मान चुकी है। अब बारी आती है आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं कहानी के अंदर। इस स्वयंवर में क्या है, सबको बुलाया लेकिन पृथ्वीराज को बुलाया नहीं, पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, पृथ्वीराज ने इस पे ज्यादा गौर भी नहीं किया कि उसकी पुत्री है, वो जिसे बुलाए जिसे नहीं बुलाए, इसमें इसने गौर भी नहीं किया। लेकिन उसी वक्त क्या आ जाता है, कबूतर आ आ आ, कबूतर आ। कबूतर क्या करता है, एक संदेश लेके आता है, संदेश। इस संदेश में किसका संदेश था, ये संयोजिता का। संयोजिता ने क्या लिखा था, ये संदेश लिखा था, और इस संदेश के अंदर इन्होंने क्या लिखी थी, प्यार भरी बातें लिखी थी। क्या लिखी थी, प्यार भरी बातें। संयोजिता ने लिखा कि हे पति परमेश्वर, मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती, आप ही मेरे जीवन साथी हो, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, आपके बिना जीना नहीं चाहती, आपके बिना मर जाऊंगी, ये वो। और मेरे पिता क्या स्वयंवर रच रहे और मेरे को किसी दूसरे राजा के साथ ब्याहना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे को यहाँ से लेके अपने साथ दिल्ली ले जाइए, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ।
और मैंने इस खत के अंदर जो अंत के अंदर एक फूल भी भेजा है, इस फूल के माध्यम से मैं अपना जो भावना है, जो प्रेम की भावना है, इसको व्यक्त करना चाहती हूँ और अंत के अंदर मैं आपको अपना पति मानती हूँ। ये सारी बातें और इमोशनल ब्लैकमेल किसको कर दिया? पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज को इस बारे में पता ही नहीं। पृथ्वीराज खुश हो गया, अरे वाह ये अच्छी बात है, मांगे ना मिले भीख, बिन मांगे क्या है मिले मोती। पृथ्वीराज को ये लगा। उसके बाद बताता हूँ लास्ट के अंदर क्या लिखा कि पृथ्वीराज ने कहा कि यार चलो देखते हैं थोड़ा सा और। जब खत आगे पढ़ा तो लास्ट के अंदर एक गीत लिखा था। एक क्या लिखा था? गीत लिखा था। इस गीत के बारे में आपको किसी भी बुक के अंदर जानकारी नहीं मिलेगी कि जो संयोजिता ने एक यहाँ पर जो संदेश के अंदर एक गीत लिखा था, जो एक सॉन्ग लिख के भेजा था, जो डेडिकेट किसको था? पृथ्वीराज चौहान को। वो गीत क्या था उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस गीत में लिखा था, आवाज थोड़ी सी कर्कश है, थोड़ा सा सहन कर लेना। वो गीत मैं 2 लाइन आपको गुनगुना के बता देता हूँ। गीत लिखा था कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। ऐसा ये गीत, यही गीत था जो संयोजिता ने किसको लिखा था? पृथ्वीराज को लिखा था। पृथ्वीराज भाई फुल खुश, फुल अब क्या हो गया? फुल खुश हो गया कि फूल फूल। खत ये लिखा और खत के अंदर ये गाना भी लिख दिया। इसके अंदर पृथ्वीराज खुश हो गया। पृथ्वीराज ने उसी कबूतर से वापस क्या लिखा? एक खत लिखा। वापस खत लिखा पृथ्वीराज ने, वापस इसको खत लिखा संयोजिता को और ये लिखा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पृथ्वीराज चौहान बोल रहा हूँ और मैंने भी तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अपने पिता से डरने की जरूरत नहीं है। वहां पर बैठे तमाम राजाओं में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा सामना कर सके, इसलिए तुम घबराओ नहीं। मैं जब स्वयंवर होगा मैं आऊंगा, अपना घोड़ा लेके आऊंगा और उस घोड़े पे बिठा के मैं आपको लेके चला जाऊंगा। अंत के अंदर क्या पृथ्वीराज ने भी गाना लिखा था, सॉन्ग लिखा था, सॉन्ग लिखा था। पृथ्वीराज ने भी क्या लिखा था? सॉन्ग। और इस सॉन्ग की जानकारी भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये गाना किसको डेडिकेट था? संयोजिता को। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सुनना। पृथ्वीराज ने कौन सा गाना लिखा? आप लोग सोचिए कि कौन सा गाना हो सकता है। पृथ्वीराज ने लिखा कि एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। ये गाना किसने लिखा था? पृथ्वीराज ने। किसको लिखा था? संयोजिता को। संयोजिता को ये पूरा विश्वास हो गया कि अब मैं कहीं नहीं रहने वाली, अब पृथ्वीराज चौहान की ही होने वाली हूँ। बारी आती है स्वयंवर की। स्वयंवर के अंदर सभी राजाओं को वो ऐसे क्रॉस करती हुई जाए और जो मूर्ति लगी थी उसकी मूर्ति के अंदर क्या कर लेती? अपनी वरमाला डाल देती है। अपनी वरमाला डाल देती है। वहां पर बैठे हुए राजा उतने में क्या आ जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं और अपने घोड़े, जो घोड़े का नाम था नाट्यरंभा, घोड़े का नाम था नाट्यरंभा, इस घोड़े पे बिठा के क्या है, संयोजिता को अपने साथ कहाँ ले जाते हैं? दिल्ली ले जाते हैं। अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं। ये सारा नजारा कौन देख रही थी? ये सारा नजारा कौन देख रही थी? उनकी सखियां, इनकी सखियां देख रही थी ये सारा नजारा कि यहाँ से संयोजिता को पृथ्वीराज चौहान आए, जो साजन बन के आए थे, और हमारी सजनी को क्या है, यहाँ से ले गए। तब जो जाहिर सी बात है संयोजिता ने इसके लिए गीत गाया, पृथ्वीराज ने संयोजिता के लिए गीत गाया, तो लास्ट के अंदर जब विदाई देते हैं तब भी तो गीत गाते हैं ना। तब सखियों ने भी गीत गाया। कौन सा गीत गाया? ध्यान से सुनना, आप लोग भी ध्यान से सुनना, सोचिए कौन सा हो सकता है। इन्होंने गीत गाया कि बरसात का मौसम, यहाँ हम वहाँ तुम, सजनी को मिल गए साजन साजन साजन। ये गीत किसने गाया था? सखियों ने गाया था। तो ये थी संयोजिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम की कहानी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो आप लोगों को सिर्फ एक कहानी के माध्यम से ही याद करनी है। हमारे इतिहास के अंदर एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये सारी चीजें याद करनी है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हमारे जो इतिहास के अंदर जो इम्पोर्टेंट काम है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट युद्ध है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काम आने वाला है। अब चलते हैं हम मेन पॉइंट की ओर। बारी आती है सन 1191 की। 11 आती है सन 1191 की। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इसके पीछे की पहले थोड़ी सी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। देखो,
सबसे पहले मोहम्मद गोरी क्या आता है, मोहम्मद गोरी इधर से एंटर करता है, मोहम्मद गोरी इधर से एंटर करता है और इसने सबसे पहले क्या किया था, बठिंडा पर आक्रमण किया था। बठिंडा पर इसने आक्रमण किया और बठिंडा को जीत के यहाँ पर अपना एक काजी जियाउद्दीन को यहाँ पर क्या किया था, सौंप के ये वापिस जाने की इसने की थी प्लानिंग। इसका नेतृत्व किसको दिया था, बठिंडा का अपना एक काजी था, काजी का नाम था जियाउद्दीन। इसको काजी को क्या किया था, यहाँ का नेतृत्व दिया और इसका प्लान केवल यही था कि ये यहाँ से बठिंडा को जीत कर क्या अपने देश वापिस चले जाता। लेकिन हुआ क्या कि जब इसके बारे में पृथ्वीराज को जब खबर मिली, पृथ्वीराज को ये खबर मिली कि गोरी नाम का कोई घुसपैठी है जो कहाँ आ गया है, हमारे भारत की भूमि पर आ गया और उसने यह बठिंडा पर आक्रमण कर लिया है, तब इसने पृथ्वीराज ने क्या किया था, ऐसा माना जाता है पृथ्वीराज चौहान, इसने 2 लाख घोड़े, ऐसा माना जाता है 2 लाख घोड़े, 3000 हाथी की बड़ी फौज के लिए क्या किया था, इन्होंने कूच किया था, इन्होंने कूच किया बठिंडा की ओर। जब इस बात का पता गोरी को चला तो गोरी वहीं रुक गया और पृथ्वीराज चौहान का सामना करने के लिए, कि देखते हैं पृथ्वीराज चौहान है, नाम तो सुना है, ये कौन सी खेत की मूली है, तो इसको पता नहीं था कि ये मूली नहीं, ये क्या है, मुसीबत है, ये तो क्या है मुसीबत। उधर से पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ रहे थे इधर से, और इधर से कौन बढ़ रहा था, गोरी आगे बढ़ रहे थे। दोनों का आमना सामना होता है तराइन के मैदान में, दोनों मिलते हैं तराइन का मैदान। इधर पृथ्वीराज और इनका एक सेनापति गोविंद राय, इनका सेनापति कौन था, गोविंद राय, और इधर है मोहम्मद गोरी। इनके बीच में भीषण युद्ध होता है और भीषण युद्ध के अंदर क्या करता है, जो गोविंद राय है इसने क्या किया था, हमला किया था, और हमले के अंदर क्या है, मोहम्मद गोरी को क्या कर देता है, ये घायल कर देता है। भीषण युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है और मोहम्मद गोरी वापस कहाँ चला जाता है, अपने देश गोड़ चला जाता है। ये तो बात है तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 के अंदर हुआ। अब इसके अंदर बस जो पृथ्वीराज चौहान की गलती थी, यही थी जो गलती थी, इस गलती यही थी कि जो ये आक्रमण हुआ था उसको सिर्फ एक सीमावर्ती आक्रमण समझा, सिर्फ एक सीमावर्ती आक्रमण समझने की भूल, सिर्फ एक सीमावर्ती आक्रमण समझने की भूल, यही सबसे बड़ी गलती क्या थी, पृथ्वीराज चौहान की गलती थी। और ना ही इसने क्या किया था, पीछे से पीछा किया था जो गोरी जा रहा था। अगर इसको यहीं पे अगर मार देता तो आज राजस्थान का इतिहास या भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता। चलते हैं थोड़ा सा आगे, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बैठे बैठे उसके अंदर पर जो मोहम्मद गोरी था, गोरी के अंदर क्या थी, प्रतिशोध की भावना जन्म ले रही थी। इसको कैसे ना कैसे करके क्या करना था, चौहान को हराना था। अब ये वहां पर बैठे बैठे तैयारी कर रहा था। ऐसा माना जाता है कि जो गोरी था ये बहुत ही अच्छा कूटनीतिज्ञ था। गोरी था वो क्या था, कूटनीति में माहिर था। कूटनीति में क्या था, ये माहिर था। वहां पर कूटनीति बनाई इसने। ऐसे करते करते एक बार इसने क्या किया था, 1,20,000 अफगान सैनिकों की इसने क्या की थी, एक बड़ी सेना तैयार कर ली, बड़ी सेना तैयार कर ली। अब की बार ये क्या, 1192 सन आती, 1192 एक साल के बाद तराइन का दूसरा युद्ध, बारी आती है तराइन के दूसरे युद्ध की बात। अब होता क्या है कि गोरी आया, और गोरी अब की बार क्या है, बठिंडा या पंजाब या हरियाणा या राजस्थान से होता हुआ नहीं आया। अब की बार इसने कहाँ आया था, ये जो हमारा जो भारत है यहाँ से इसने सबसे पहले कहाँ आया था, ये जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले ये कहाँ पर आया था, जम्मू कश्मीर आया था।
जम्मू कश्मीर आता है और जम्मू कश्मीर में जो जिसका शासक था वो कौन था? विजयराज। जम्मू कश्मीर में जिसका शासक था वो कौन था? विजयराज। विजयराज। इसको लालच दिया है कि हम दोनों क्या है, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण होने के बाद मैं तो चला जाऊंगा वापस अपने प्रदेश और तुम्हें क्या दे दूंगा? दिल्ली दे दूंगा, वहां पर तू क्या करना? अपने आप राज करना। ये यहां से जम्मू से निकले, इसने पहले लाहौर, जम्मू से निकल के इसने सबसे पहले लाहौर पे कब्जा किया। उसके बाद इन्होंने मुल्तान पर कब्जा किया। मुल्तान पर कब्जा करने के बाद ये क्या है, भारत की ओर बढ़ रहे थे। जब भारत की ओर बढ़ रहे थे, इधर पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो ये भी अपनी पूरी सेना के साथ कहाँ बढ़ने लगे? इसके सामने बढ़ गए। वापिस वही तराइन का मैदान के अंदर इनका मुकाबला होता है, इनका सामना होता है। चलते हैं तराइन के मैदान की ओर। तराइन के मैदान की ओर इनका सामना होता है। इधर पृथ्वीराज चौहान और इधर है तराइन का मैदान और इधर है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। अब की बार जो पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे वो कौन थे? प्रताप सिंह और अश्व सिंह। अब की बार कौन थे? प्रताप सिंह और अश्व सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह और कौन थे? अश्व सिंह। इधर मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे वो कौन थे? मोहम्मद गोरी का सेनापति था कयाम उल मुल्क मुल्तानी। ये एक ही नाम है, ये पूरा का पूरा जो श्लोक के टाइप में लिखा है, कयाम उल मुल्क मुल्तानी। एक तो ये था और एक था रुकनु। ये दो सेनापति किसके थे? मोहम्मद गोरी के। इस सेना के अंदर हुआ क्या था कि जब तराइन के मैदान के अंदर इन्होंने अपने अपने शिविर लगा लिए थे, आमने सामने बैठे थे। आमने सामने बैठने के बाद ये देखो, इसके अंदर इनकी पृथ्वीराज चौहान की हार का मुख्य कारण क्या था? इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले इसको एक खत लिखा। यहाँ पर भी क्या है, बागवान ज्यादा था। पृथ्वीराज चौहान क्या था? बागवान ज्यादा था, इसलिए इनकी हार का सामना करना पड़ा था। इन्होंने पत्र लिखा और ये लिखा कि अगर सोचकर तुम लोग वापिस लौट जाओ तो भला होगा, हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये बात किसने लिखी थी? पृथ्वीराज को। मोहम्मद गोरी यहाँ पर सोच के इसने कहा कि वापस खत लिखा कि हम सोचकर बताते हैं, हम सोचकर एक खत लिख देंगे, हम सोचकर आपको रिप्लाई देते हैं। सोचना क्या था? पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी, ये तो रणनीति बना रहा था। इसने क्या किया? मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? रणनीति बनाई। क्या रणनीति बनाई उसके बारे में बताता हूँ। रात का वक्त था, रात को अपने अपने शिविर में सब लोग बैठे थे। इधर पृथ्वीराज चौहान का जो शिविर था और इधर था गोरी का शिविर। गोरी का शिविर बैठा था। अब जाहिर सी बात है, रात को क्या आग लगा के बैठते हैं? आग जला के क्या कहते हैं, बैठे रहते थे। इधर ये आग जलाकर बैठे रहते हैं, आग जलाकर बैठे रहते। जब पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि हाँ आग जल रही, इसका मतलब अभी भी क्या कर रहे हैं, ये युद्ध विराम के बारे में सोच रहे हैं। अभी भी ये क्या कर रहे हैं? युद्ध विराम के बारे में सोच रहे हैं। पृथ्वीराज ने ये सोचा। इसकी रणनीति क्या थी कि कुछ थोड़े से सैनिकों को क्या किया था, इसने इसी मैदान पे छोड़ा था और इनको आदेश दिया था कि आप लोग क्या करो कि सिर्फ आग जला के आप लोग बैठे रहो। यहाँ पर आप लोग क्या करो, सिर्फ आग जलाकर बैठे रहो, ताकि क्या पृथ्वीराज भ्रमित हो जाए। और हम यहाँ से क्या करते हैं, गौरी ने फिर क्या किए थे, 4 डिवीजन बनाए। 4 डिवीजन बनाए इसने 10-10 हजार की फौज के साथ। 10-10 हजार की फौज के साथ इसने क्या किए थे, 4 डिवीजन बनाए। और ये यहाँ से निकल के क्या किया था, इसकी रणनीति क्या थी कि ये यहाँ से युद्ध के मैदान से निकलकर वापिस थोड़ा सा आगे 10-10 हजार को सैनिकों के इसने क्या किया था, उस रास्ते में तैनात कर दिया था चारों तरफ, और खुद यहाँ पर आके खड़ा हो गया था। अब सुबह की उसके बाद इसने आदेश दिया कि इसको संदेश भेजा कि ये जो यहाँ पर आग जला के जो सैनिक बैठ रहे थे, ये क्या कर दें, अब पृथ्वीराज चौहान की जो शिविर उस पर हमला कर दें।
पृथ्वीराज चौहान को पता ही नहीं चला कि हमला क्या हुआ, कैसे हुआ। ये तो अभी अभी तो शांति की वार्तालाप कर रहे थे और उन्होंने क्या कर दिया था, अचानक हमला कर दिया। इस हमले के अंदर पृथ्वीराज चौहान फिर क्या किया था, इन सैनिकों का पीछा किया और इनकी रणनीति यही थी कि ये सैनिक यहाँ से भागकर क्या है इस रास्ते के अंदर आए और इस रास्ते के अंदर क्या पृथ्वीराज चौहान को और उसकी सेना को लेके आ जाए। यहाँ से ये सैनिक भाग रहे थे, इधर से ये सैनिक आक्रमण किए, इधर से ये सैनिक आक्रमण, इधर से, और सामने का था गोरी। तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आक्रमण कहाँ से हो रहा है, हम किस किस को संभाले। उसके बाद क्या हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, इसके अंदर जीत हो जाती है। तो जीतता कौन है, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और गोरी क्या होता है, इस युद्ध के अंदर गोरी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। ये थी पूरी की पूरी कहानी जो जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कुछ कुछ इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसी हुई उनके बारे में अलग अलग इतिहासकार थे, उनके अलग अलग मत थे, उनके बारे में बताता हूं। मृत्यु कैसी हुई, सबसे पहले लिखते हैं हसन निजामी। सबसे पहले लिखते हैं हसन निजामी। ये क्या लिखते हैं, इनकी पुस्तक राज उल नासिर, राज उल नासिर। इसी पुस्तक के अंदर ये लिखते हैं, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके अंदर ये लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने क्या किया था, सेना नायक नियुक्त किया था। लेकिन ये क्या करते थे कि गोरी के खिलाफ ये क्या करने लग गए थे, साजिश। इसका पता जब गोरी को चला तो इन्होंने क्या किया था, सर कलम कर दिया था। ये कौन लिखते हैं, हसन निजामी। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि, जो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है ये किसका है, मेरुतंका। ये किसका है, मेरुतंका। इस ग्रंथ के अंदर क्या लिखते हैं कि गोरी क्या है, पृथ्वीराज को अजमेर लेके आ रहा था, अजमेर लेके आ रहा था। रास्ते के अंदर बीच की जो गलियां थी, गलियों में इसने क्या किए थे, चित्र देखे थे। उन चित्रों में लिखा था, या वो ऐसे चित्र थे कि सुअरों द्वारा मुसलमानों को क्या है, मारने के चित्र थे। इससे क्या हो जाता है कि जो गोरी है वो क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और क्रोध के कारण इसने वहीं पे क्या कर देता है, पृथ्वीराज चौहान की क्या कर देता है, ये हत्या कर देता है। आगे चलते हैं, 3 नंबर पर हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य ये किसने लिखा था, नैनचंद्र सूरी ने। नैनचंद्र सूरी ने इसमें लिखा था कि पृथ्वीराज चौहान को क्या है, ये जेल में डाल देते हैं और यहां पर ये क्या है, अनशन पर बैठ जाते हैं, मतलब भोजन नहीं करते और भोजन नहीं करने के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं पृथ्वीराज रासो, 4 नंबर पर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये किसके, चंद्रप्रदाय की, ये किसके, चंद्रप्रदाय। इसके अंदर पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाय की, इसके अंदर जो लिखते हैं वो चंद्रप्रदाय क्या लिखते हैं उसके बारे में बताता हूँ। ये लिखते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान इसको ये कहाँ ले गया था, गोड़ ले गया था और मैं भी इसके पीछे पीछे वहां पर चला गया था, पीछे पीछे। उसके बाद बहुत दिन हो गए, इसने क्या जेल में रखा। फिर एक दिन क्या आता है, एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर गोरी बैठा था और यहाँ पर क्या थे, और लोग, यहाँ पर ग्राउंड थे, यहाँ पर इनकी जनता बैठी थी और यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे थे। इस यहीं पे क्या थे, चंद्रप्रदाई। चंद्रप्रदाई ने गोरी को कहा कि आपको पता है कि एक कला मैं भी जानता हूं, एक कलाकार ऐसा है जो क्या है, आंख भी अगर जिसकी बंद रहेगी ना तो भी वो इतना परफेक्ट निशाना लगा सकता है जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गोरी ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है। तो चंद्रप्रदाई ने कहा बिल्कुल मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ इस चीज का। तो गोरी ने कहा कि ऐसा कौन योद्धा है जिसकी आंख बंद होने के बाद भी वो क्या है, सटीक निशाना सिर्फ एक आवाज करने के मात्र से लगा सकता है। चंद्रप्रदाई ने कहा और कोई नहीं है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। भारत के अंदर केवल 2 ही ऐसे योद्धा हुए थे जिनको शब्द भेदी बाण आते हैं, जिनको शब्द भेदी
बाण चलाना थे। एक तो पृथ्वीराज चौहान थे और एक महाराज दशरथ थे। एक महाराज दशरथ थे जो भगवान श्री राम के क्या थे, पूजनीय पिताश्री थे। तो पृथ्वीराज चौहान को क्या शब्द वेदी बाण, इनको पृथ्वीराज चौहान को यहाँ ग्राउंड में लेके आएंगे। इनकी बोले कि आंख पर पट्टी बांधो, आंख पर पट्टी नहीं, इनको क्या करो, आंख फोड़ दो। पृथ्वीराज चौहान की क्या करो, आंख फोड़ दो। हो सकता है पट्टी से तो दिखाई दे जाए। अब पृथ्वीराज चौहान की क्या दोनों आंखें क्या है, जो गरम गरम लोहे के सलिए थे उनसे क्या कर दी, आंखें फोड़ दी। आंखें फोड़ दी गई। आंखें फोड़ने के बाद चंद्रबदाई ने कहा कि आप 3 बार आवाज लगाना कि चौहान की पृथ्वीराज चौहान तीर चला तीर चला तीर चला, ये 3 बार आप आवाज लगाना। और इस आवाज के साथ पृथ्वीराज चौहान उस सटीक निशाने पे आवाज लगाएंगे जहां पर आप बोलोगे। इसके यहाँ से जो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर बैठा था और यहाँ पर गौरी बैठा था, इसके मध्य की जो दूरी थी इसको किसने नाप लिया था या किसने भाप लिया था, चंद्रबदाई ने भाप लिया था। और चंद्रबदाई एक जोर जोर से दोहा बोलता है। उस वक्त दोहा बोलता है, इससे पहले जब गौरी बोलता है 3 बार तीर चलाओ तीर चलाओ तीर चलाओ, उससे पहले एक दोहा बोलता है क्या, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। क्या, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता बेटे सुल्तान मत चूके चौहान। ये बोलता है और ये यहाँ से यहाँ की दूरी बताता है। तब पर जो गौरी है, गौरी बोलता है कि तीर चलाओ तीर चलाओ, और यहाँ से पृथ्वीराज चौहान तीर चलाता है और तीर चलाकर सीधा किसकी छाती में चला जाता है, गौरी की, और वहीं पे क्या हो जाती है, गौरी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद चंद्रबदाई लिखता है कि मैंने फिर क्या है, पृथ्वीराज चौहान को क्या अपनी जो कटार थी उस कटार से क्या किया, मैंने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद मैंने खुद ने भी क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। ये सारी बातें किसके अंदर लिखी हुई है, चंद्रबदाई का जो चंद्रबदाई का जो पृथ्वीराज राजस्व, इसके अंदर ये सारी बातें लिखी गई है। अब पृथ्वीराज चौहान ने कितने युद्ध लड़े थे उनके बारे में मैं आप लोगों की सिर्फ लास्ट 2 मिनट लेना चाहूंगा। यही चीज आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज जो युद्ध के बारे में जानकारी, युद्ध के बारे में जानकारी, इनके बारे में कितनी कितनी युद्ध लड़े हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, ये किसका, नैनचंद्र सूरी, नैनचंद्र का। इसके मुताबिक इन्होंने 7 युद्ध लड़े थे, 7 युद्ध, पृथ्वीराज ने 7 युद्ध लड़े थे अपने जीवन काल में। 2 नंबर है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र के मुताबिक जो किसका है, चंद्रशेखर का, इनके मुताबिक इन्होंने 21 युद्ध लड़े हैं, सुरजन चरित्र। उसके बाद आता है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ये किसका है, चंद्रबदाई का, चंद्रबदाई का। इसके मुताबिक भी क्या है, इन्होंने 21 युद्ध लड़े थे। उसके बाद आते हैं 4 नंबर पे प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, जिसका किसका है, मेरुतंग का। इसके मुताबिक इन्होंने 23 युद्ध लड़े थे। ये थी पूरी की पूरी पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी। जो 1 घंटे की क्लास है, क्लास थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड आपके एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारी की सारी जानकारी मैंने कर दी है समाप्त। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना जो RAS पटवारी या वीडियो जेल प्रहरी की तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे गोविंद राज, इन्हीं के बाद हम पढ़ेंगे रणथंभौर चौहान। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।